हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज महेंद्र कुमार। ये हम लोग जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें 3 यूनिट है, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, जिसमें से हम लोग जो पहला यूनिट है इलास्टिसिटी, इसको देख रहे थे। इसके बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आप देख चुके हैं। और ये जो है इलास्टिसिटी का सबसे आखिरी टॉपिक है और सबसे आखिरी वीडियो। इसके बाद जो है न्यू यूनिट सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी, इन दोनों में से किसी एक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे लास्ट टॉपिक जो है जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक टॉपिक में पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप है, हुक्स लॉ भी है और कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी इसमें ऐड किया हुआ है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये किस तरह से आएगा, ये एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन देगा कि एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विथ फॉलोइंग टर्म्स, या फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और वो कौन सा टर्म्स रहेगा, वो टर्म्स रहेगा ये सब, एंड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग पॉइंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बोल देगा कि इन टर्म्स को एक्सप्लेन कीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस मींस क्या, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि हम सिंपल सा बात करें तो हम कह सकते हैं कि फोर्स की बात हो रहा है। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा तो उसके डायमेंशन में क्या चेंज आ रहा, मतलब लेंथ का इंक्रीजमेंट आ रहा या डिक्रीजमेंट आ रहा, एरिया में क्या चेंजेस आ रहा, वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहा, इन सब चीजों को हम देखना है। और इन दोनों के बीच रिलेशनशिप हमको एस्टेब्लिश करना है, यानी कि ग्राफ अपलोड करना। आप जैसे मैथ में देखते होंगे कि एक इक्वेशन दिया है 3x + y = 0, यहाँ पर x का कुछ वैल्यू, y का कुछ वैल्यू, और बोलता है कि एक ग्राफ अपलोड कीजिए, तो आप x के लिए 1, y के लिए वैल्यू निकालते और फिर ग्राफ अपलोड कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है। इसी टॉपिक को दूसरे टर्म्स में कैसे देगा, बिहेवियर ऑफ वायर अंडर कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग लोड। अगर एक वायर में लोड लगा हुआ है तो उसमें किस तरह का चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा, उसके लिए ग्राफ अपलोड करना है। यानी कि मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें हम लोड लगा दिए। अब इस लोड की वजह से क्या होगा, ये नीचे की ओर इलोंगेट होगा, इसका लेंथ में इंक्रीजमेंट आएगा। दूसरा यहाँ क्या दिया है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग लोड, मतलब लोड जो वो इंक्रीज हो रहा है। अभी मान लीजिए 5 kg है, थोड़ा देर के बाद 6 kg कर देंगे, थोड़ा देर के बाद 7 kg कर देंगे, तो इसके लेंथ में किस तरह का चेंजेस आएगा, इसके वायर में क्या क्या बिहेवियर में चेंजेस आएगा, मतलब लंबा होते गया एलोंगेट होते गया, कितना तक होगा। एक समय ऐसा भी आएगा, हो सकता है टूट गया, तो कब टूटेगा, क्या टूटेगा, तो उसके बारे में ये करना है। तो लोड यहाँ पे लग रहा है, लोड मतलब क्या है, ये वेट है। वेट मतलब क्या है, एक तरह का फोर्स है। चूंकि ये इस एरिया पे लग रहा है तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज द स्ट्रेस। और स्ट्रेन की बात करें तो चूंकि इनिशियल लेंथ इसका पहले L था, और ये लोड के कारण मान लीजिए ये जो है वायर, ये थोड़ा सा इलोंगेट होकर कितना बड़ा हो गया, सपोज दैट इतना होगा नहीं, पर मान लीजिए इतना हो गया, तो ये न्यू लेंथ कितना हो गया, L'। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल, यानी L'/L, ये जो है, सॉरी L' नहीं, L' - L, वो हमको मिलेगा चेंज इन लेंथ ΔL, और बाय ओरिजिनल लेंथ यानी L, वो हमको मिल जाएगा स्ट्रेन। तो अब कितना फोर्स पे या कितने लोड पे कितना लेंथ में इंक्रीजमेंट आया, उसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे ग्राफ अपलोड किए। ये देखिए स्ट्रेस है यानी कि लोड है, ये स्ट्रेन है यानी एक्सटेंशन, इसमें कितना इलोंगेशन आ रहा है। अब आप देखिएगा इस ग्राफ को और गौर से देखिएगा, तो 0 पर 0 ये यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, जब फोर्स 0 था, जब स्ट्रेस 0 था, उस वक्त बॉडी में जो चेंजेस था, जो स्ट्रेन था, वो भी क्या था, 0 था। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते गए स्ट्रेन भी बढ़ता गया, एकदम स्ट्रेट लाइन हमको दिखा। ये कहां तक गया, एट पॉइंट ए तक। मतलब पॉइंट ए क्या है, तो पॉइंट ए एक इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है। हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। एक इलास्टिक लिमिट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब वहां तक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो वो इलास्टिक लिमिट क्या है, वो पॉइंट ए है। पॉइंट ए के बाद क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन जो वो कर्व होना स्टार्ट हो जाता है, देखिए ए से बी, फिर वो वापस देखिए डाउन आया, फिर वो वापस इस तरह से अप डाउन होते हुए गया DEF, इस तरह से जाते हुए DFE, और लास्ट में जाकर वहां इस तरह से हो गया। तो ये ग्राफ हमारा है। इसमें अब हमको ये करना है, तो हम कह सकते हैं ए क्या है, तो ए हमारा जो है वो एक इलास्टिक लिमिट का एक पॉइंट है। दूसरा जो है, अगर हम बात करें AB,
ए बी क्या है, तो ए बी वो रीजन है जहां पर ये बॉडी, ये वायर समझिए, अगर वायर लेकर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां पर ये पार्शियली इलास्टिक है, पार्शियली प्लास्टिक है। पार्शियली इलास्टिक मतलब इसमें कुछ इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है, पार्शियली प्लास्टिक मतलब कुछ प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है। ये इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इसके बारे में भी हम फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किए हैं। तो ये कह सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए पॉइंट बी की अगर बात करें, तो पॉइंट बी जो है, अगर मान लीजिए पॉइंट बी में अगर बॉडी ये मान लीजिए कि लोड बढ़ाते गए, इसका इलोंगेशन होते गया पॉइंट ए तक, उसके बाद भी क्या हो रहा है, इसमें इसी तरह का चेंजेस आ रहा है। पॉइंट बी में अगर मान लीजिए लोड को हम हटा देते हैं, फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तो बॉडी में क्या होगा, तो बॉडी जो है वापस अपने शेप एंड साइज को रिगेन करेगा, लेकिन वो बी से ए होते हुए ओ नहीं आएगा, वो बी से या आगे से होते हुए सी की ओर आएगा। यानी कि देखिए सी पॉइंट पर अगर आप गौर से देखिए, फोर्स हमारा क्या है, 0 है, लेकिन स्ट्रेन कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ डायमेंशन में चेंज है। जैसे अगर एक रबर लेते हैं, उसको बार बार इस तरह से इलोंगेट करते रहिए, थोड़ा देर ऐसे करके खींचते रहिए, कुछ देरी के बाद ऐसा हो जाएगा कि रबर का साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, मतलब परमानेंट उसमें इलोंगेशन होकर रह जाता है। तो वही परमानेंट सेट क्या है, ये ओसी है। ज्यादा देर तक ये लोड रहा, और ज्यादा देर तक लोड रहने के कारण क्या हुआ, उसके लेंथ में एक परमानेंट इंक्रीजमेंट आ गया। तो हम कह सकते हैं ओसी क्या है, तो वो एक परमानेंट सेट है या रेसिडुअल स्ट्रेन है, मतलब वो हमेशा के लिए उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया थोड़ा सा, ये ओसी वाला पार्ट को दिखाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ओए क्या है, तो ओए का नाम है इलास्टिक रेंज। इस रेंज में क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी ये हुक्स लॉ को ओबे करता है। हुक्स लॉ का दूसरा फॉर्म है लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एक्सटेंशन। तो ये कहीं पर ये नहीं करना है कि आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर जो होता है, ये ओ से लेकर के ए तक जो स्ट्रेन में चेंजिंग आता है, मतलब कि बॉडी में जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, अप्रोक्स 10 टू द पावर -3 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, बॉडी ये मटेरियल सब जो है, इसका हमको स्ट्रेस स्ट्रेन जानना बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे जब वो ब्रिज वगैरह बनता है, तो वहां पर स्टील का, एल्युमिनियम का, अलग अलग मटेरियल का चीजें यूज होता है। तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब पता रहता है, तभी जाकर के वो क्या करता है कि उसका उस हिसाब से देखता है कि हाँ इतना लोड का गाड़ी इसमें जाने वाला है, तो ये ऐसा मटेरियल होना चाहिए, तब ना वो इतना एलोंगेट होगा, वो वापस अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, नहीं तो क्या होगा, टूट कर गिर जाएगा। तो यही सब चीजों के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या स्ट्रेस स्ट्रेन का स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, पहला तो पॉइंट इलास्टिक लिमिट या स्ट्रेंथ क्या है, अगर ये तो इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक स्ट्रेंथ इज द पॉइंट और इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच body obey the Hooke's law. It means body will regain its original shape and size or configuration if load or force is removed. दूसरा है permanent set और residual set. If body is loaded more than its elastic limit, then there is some permanent set, that there is some permanent strain store inside of the body, and that permanent set is called permanent set. That permanent change in configuration is called permanent set or residual strain, which is shown in the figure by OC. OC से ये दिखाया गया है। तो ये दो चीज है। इसके बाद का भी पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो है यील्ड पॉइंट अल्टीमेट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको इस वाला पार्ट को हम मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए सिर्फ। हमारा अगला जो दो पॉइंट है, जिस पहला है यील्ड पॉइंट और दूसरा है अल्टीमेट स्ट्रेस। तो यील्ड पॉइंट या यील्डिंग स्ट्रेस कहता है कभी कभी इसको। तो ये क्या है यील्ड पॉइंट, तो हम देख रहे हैं बॉडी में धीरे धीरे करके लोड इंक्रीज कर रहे हैं। अगर लोड मान लीजिए हटा लेते हैं, तो बॉडी शेप एंड साइज को रिगेन करता है इस रेंज में, ओ से ए तक। बी के बाद अगर मान लिया जाए, आफ्टर बी, अगर सपोज दैट कि देयर इज इंक्रीज, बी के बाद, ये पॉइंट बी के बाद जो है इरेगुलर वेवी शेप होता है। मतलब क्या होता है कि लोड अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज डिक्रीज करे या नहीं भी, स्ट्रेस में देखिए लगभग बराबर स्ट्रेस का वैल्यू, तो भी स्ट्रेन इंक्रीज होते जा रहा है। और पॉइंट डी के बाद मतलब क्या है कि पॉइंट डी जो है, वहां पर अगर आप देखिएगा इंक्रीज इन स्ट्रेन, बीडी जो पॉइंट है, ये तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर से इरेगुलर वेवी पॉइंट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, कभी जो है बॉडी स्ट्रेन में तो चेंजिंग आते जा रहा है कंटिन्यू, स्ट्रेस कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, तो उसके वजह से भी स्ट्रेन में चेंजिंग आते जा रहा है। ठीक है, अगर इंक्रीज इन स्ट्रेन यहाँ पर अगर सही से देखा जाए, तो यहाँ पर जो है हम स्ट्रेस में चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी है जो बॉडी के लेंथ में इंक्रीजमेंट आते जा रहा है, या उसके कहीं स्ट्रेन में चेंजेस आते जा रहा है। तो ये वाला जो बीडी इरेगुलर वेवी है, यानी पॉइंट बी के बाद क्या होता है,
बॉडी में जो है वो इलास्टिसिटी का नेचर लगभग खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट बी को ही कहा जाता है यील्ड पॉइंट या कॉमर्शियल इलास्टिक लिमिट। मतलब यील्ड पॉइंट या कॉमर्शियल इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट अप टू विच बॉडी कैन रिगेन इट्स शेप एंड साइज, आफ्टर विच द बॉडी विल मे बी प्लास्टिक और मे हैव अ नेग्लिजिबल इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। मतलब उस मैक्सिमम लोड तक जो है बॉडी शेप एंड साइज को रिगेन कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, बॉडी प्लास्टिक बन सकता है या उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होगा। तो जो यहाँ पर आप बीडी इरेगुलर बेबी शेप है, ये इसी चीज को शो करता है। और पॉइंट बी क्या है, दैट इज द अल्टीमेट या यील्ड पॉइंट। अगला जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, तो अगर किसी बॉडी में ये मान लीजिए लोड लग रहा, तो वो मैक्सिमम लोड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो जो मैक्सिमम लोड ये बॉडी ये बियर कर सकता है उस, और बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों को अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो मिलेगा वो होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी का नाम कभी कभी देता है टेंसाइल या ब्रेकिंग स्ट्रेस भी देता है, क्योंकि उसके बाद बॉडी क्या होता है, टूट जाता है। यहां देख सकते हैं पॉइंट डी के बाद अगर मान लीजिए कि आप स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाते हैं या मान लीजिए कि लोड थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो बॉडी जो है उसमें स्ट्रेन आएगा, उसमें लेंथ में इंक्रीजमेंट आएगा, लेकिन अल्टीमेट पॉइंट ई तक जाएगा और उसके बाद बॉडी ब्रेक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डी वाला की जो पार्ट है, जो डीएफ वाला पार्ट है, ये वाला रेंज जो है वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है बॉडी के प्लास्टिक नेचर को, क्योंकि इसके बाद बॉडी शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट टूट जाएगा। और डी एफ जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा डाउन कर दिए, बट ये एक्चुअल में इस तरह से जाना चाहिए एकदम बराबर। ठीक है, तो वो इस तरह से जाएगा। तो डी एफ ये जो पोर्शन है ये इसी चीज को दिखाता है प्लास्टिक नेचर ऑफ द मटेरियल। इस रेंज में बॉडी जो है वो प्लास्टिक रेंज में है। अगर बोले अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या, इस पॉइंट को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ द मैक्सिमम लोड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर अंडर द लोड। लोड में जो वायर है, मान लीजिए इस वायर में लोड लगा हुआ है, तो जो कंटिन्यू लोड जो यहाँ बढ़ाते जा रहे, जो मैक्सिमम लोड ये बियर कर पाएगा और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और जो प्लास्टिक रेंज है वो डीएफ से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद बचता है ब्रेकिंग पॉइंट और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट ई का ही नाम है ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर जाने के बाद, इस मैक्सिमम लोड तक जाने के बाद बॉडी जो है वो ब्रेक कर जाता है, परमानेंटली ब्रेक कर जाता है। और इसीलिए चूंकि उस लोड को, मैक्सिमम लोड के बाद बॉडी ब्रेक कर जा रहा है, तो उसी पॉइंट का नाम है ब्रेकिंग पॉइंट। अगला टॉपिक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसको हम लोग देखेंगे। इसका जस्ट स्क्रीनशॉट आप लीजिए पहले। हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका नाम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाम से ही पता चल रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या, मतलब एक बॉडी को हम कितना लोड दे उसमें, या कितना उसमें फोर्स लगाएं कि बॉडी टूटे ना। तो दो चीजें हैं, पहला तो हम उसमें देख चुके हैं कि मैक्सिमम लोड कितना ये ले सकता है, सपोज दैट कि 10 kg तक बॉडी लोड ले सकता है। और दूसरा, हम मान लीजिए कि हम उसमें जो है 6 kg का लोड का काम कर रहे हैं, यानी कि वो जो मैक्सिमम लोड वो जो ले सकता है और वो जो 6 kg का लोड जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोड या ब्रेकिंग स्ट्रेस वो जहां पर मैक्सिमम वो ले सकता है, दूसरा वर्किंग स्ट्रेस जहां पर हम काम कर रहे हैं। स्ट्रेस मतलब समझिए फोर्स, फोर्स बाय एरिया, ये भी फोर्स बाय एरिया, तो एरिया एरिया आप समझिए कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर में समझिए कि मैक्सिमम फोर्स जो बियर कर सकता है और वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं, तो इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब अगर दो आइडेंटिकल वायर लें, एकदम आइडेंटिकल, सेम टेम्परेचर सब कुछ सेम रहे, लेकिन एक एल्युमिनियम का रहे दूसरा आयरन का रहे, तो दोनों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। तो ये पहला है जिस पर वो डिपेंड करता है नेचर। दूसरा है वियर एंड टियर कंडीशन, मतलब वो जो हम बॉडी लिए जिस पर हम लोड दे रहे हैं उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, मतलब उसको बहुत ज्यादा वियर टियर कर रहे हैं, मतलब पूरा तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, या उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना। अगर बहुत ज्यादा वियर टियर करेंगे तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तीसरा है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम लोड, मतलब वो जो लोड हम लगा रहे हैं, हम जान चुके हैं कि 10 kg तक ये मैक्सिमम लोड ले सकता है, हम मान लीजिए 9 kg पे काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम ब्रेकिंग पॉइंट के काफी करीब हैं, तो बॉडी का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो बहुत कम है।
लेकिन वही अगर 10 kg वो मैक्सिमम लोड ले सकता है कोई एक बॉडी, और उसमें हम 5 kg का लोड का काम करें, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी पूरी तरह से सेफ है, इसमें टूटने का कोई चांस नहीं है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द लोड। लोड जो हम इस पे दिए हैं किसी वायर में या किसी ब्रिज में या कोई बॉडी अगर है, तो वो किस ढंग का हम दिए, मतलब अचानक 100 kg लोड कर दे रहे, कभी 1 kg लोड कर रहे हैं, इस तरह से वेरिएबल कर रहे, या फिक्स लोड एक कर दिए 10 kg और छोड़ दिए, तो वो चीज हमको देखना होगा कि लोड का नेचर कैसा है, मतलब वेरिएबल है, चेंज हो रहा है बार बार, बहुत ज्यादा चेंजेस अप डाउन हो रहा है, या एक कांस्टेंट है। अगला जो है उसमें अनसर्टेन प्रॉब्लम्स। अनसर्टेन प्रॉब्लम मतलब क्या, मान लीजिए कि बॉडी जो इलास्टिक बॉडी बन के आया वो किस फैक्ट्री से बना, किस कंडीशन में अच्छे से मैन्युफैक्चर हुआ या नहीं, फिर जाकर के अगर मान लीजिए बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया में अचानक चेंजेस कर दिया जाए, तो इस तरह का चेंजेस अगर किया जाएगा तो बॉडी में उस तरह का जो प्रॉब्लम आता है या उस तरह का जो चीजें आता है उस पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है, तो उसको कहते हैं अनसर्टेन प्रॉब्लम्स है वो। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था और इसका एक्सप्लेनेशन था। इसमें बस यही पूछेगा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो आपको ये फिगर बनाना है, इसमें इन सब पॉइंट्स का नाम लिख देना है कि ये है, ओ है जो है वो इलास्टिक रेंज है, ए जो है इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद यहाँ पर देना होगा कि डी एफ ई जो है वो प्लास्टिक रेंज है, ई जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ स्ट्रेस एक्सटेंशन और पॉइंट सबको एक्सप्लेन कर देना है। सबसे आखिरी टॉपिक है जो इस यूनिट का, उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। वो कौन सा फैक्टर है जिस पर इलास्टिसिटी डिपेंड करता है, तो यहाँ पर देखिए 3 फैक्टर हम लिए हैं। सबसे पहला है हैमरिंग, एनलिंग या रोलिंग, मतलब कि अगर हम किसी बॉडी को पीटते हैं या उसको रोलिंग करते हैं, रोल करते हैं या फिर एनलिंग करते हैं, छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं, तो क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप समझ जाइए कि अगर बॉडी बड़ा है, सपोज दैट कि ये जो है ये बॉडी इतना बड़ा है, अभी अगर इसमें लोड लगेगा तो ये यहाँ पर कुछ लोड लगने के बाद ये हो सकता है यहाँ बीच से टूट जाए, लेकिन जब इसको छोटे छोटे पीस में हम तोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक इसका इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब रोल किया हुआ एक जो ग्रेन वाला पार्टिकल्स होता है उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू अ बल्क बॉडी। तो ये कह सकते हैं कि हैमरिंग एनलिंग से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन द इलास्टिसिटी। नंबर सेकेंड, अगर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो मान लीजिए आयरन में एल्युमिनियम मिला रहे या एल्युमिनियम में कुछ और मिला रहे, तो क्या होगा, तो अगर आप सुटेबल इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी बॉडी में तो वो उसके इलास्टिसिटी को इंक्रीज करेगा, अगर सुटेबल इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो, क्योंकि वो क्या करता है, अगर वो सुटेबल इम्प्योरिटी है तो वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को उतना इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके इंटरनल इंटरमोलिकुलर फोर्स को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और भी ज्यादा इलास्टिक बन जाएगा। और तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो बॉडी में क्या आएगा, देखते होंगे आप जैसे कि रेलवे ट्रैक वगैरह है, गर्मी के दिनों वहां गैपिंग छोड़ा जाता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है वो पिघल करके वहां फिल हो जाता है, यानी कि गर्मी में क्या होता है बॉडी में चेंजेस आता है, यानी टेम्परेचर की वजह से। तो बॉडी में जब राइज इन टेम्परेचर करेंगे तो उसका इलास्टिसिटी डिक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज, चूंकि बॉडी में हीट इंक्रीज करने से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ गया तो उसके टूटने का जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज इन इलास्टिसिटी एंड वाइस वर्सा, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलास्टिसिटी डिक्रीज करेगा। ये 3 फैक्टर है। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है इनवार स्टील। इनवार स्टील एक ऐसा बॉडी है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए डिक्रीज कीजिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका इलास्टिक लिमिट और इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो एक्सेप्शन उसको नाम आप याद रखिएगा। ये पूरा इलास्टिसिटी का जो टॉपिक था वो पूरा कवर हो गया, आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, सारा टॉपिक वाइज करके हम वीडियो बनाते गए और शुरू से अंत तक सारा हो गया। और अगला जो भी यूनिट है सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी, ज्यादा चांस है कि सरफेस टेंशन को स्टार्ट करेंगे तो उसका अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर कुछ सुझाव हो, कुछ भी ऐसा सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।